गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप के सब बढ़िया होंगे। ठीक है, चलिए जी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है ईबीसीएल पोर्शन का, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये जो 2019 है, ये अभी अमेंडमेंट आई है इस एक्ट में, जिसके बाद से इस एक्ट को चेंज किया गया। पहले जो इस एक्ट का नेम था दैट वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब ये एक्ट बनाया क्यों गया, हमको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। देखिए, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, जो ये एक्ट बनाया गया है वो कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए बनाया गया है। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो पर्सन है जो अल्टीमेटली फाइनल गुड्स को कंज्यूम करता है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। और उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया है। प्रोटेक्शन कैसे? जैसे कि पहले के टाइम में हमारे पास एक लीगल टर्म थी, दैट वाज कैविएट एम्प्टर, जिसका मीनिंग क्या था? लेट द बायर बी अवेयर। कि जब भी कोई बायर मार्केट से गुड्स परचेज कर रहा है, तो उसको चेकिंग वगैरह करनी है कि गुड्स में डिफेक्ट है या नहीं है। जो सर्विस वो अवेल करना चाह रहे हैं, क्या उसमें कोई डेफिशिएंसी है या नहीं है, उसको अपने आप को अवेयर करना है। फिर धीरे धीरे कंसेप्ट आया कंज्यूमर सोवेर्निटी का। कंज्यूमर सोवेर्निटी का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर इज किंग। मतलब जो सेलर है वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग काम करेगा। कंज्यूमर जैसे गुड्स की डिमांड कर रहा है, जो गुड्स कंज्यूमर लाइक कर रहा है, उन्हीं गुड्स में सेलर डील करेगा, ताकि सेलर को ज्यादा सेल करने पे ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है। फिर धीरे धीरे सेलर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने क्या करना चालू कर दिया सर? जो कंज्यूमर सोवेर्निटी प्रिंसिपल है, इसको वॉयलेट करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे जो हमारे सेलर्स हैं, प्रोड्यूसर है, उन्होंने क्या कर दिया? एडल्टेड गुड्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया। फॉल्स स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी अपने गुड्स और सर्विस के बारे में। ठीक है। जिन इंग्रेडिएंट्स को वो अपने गुड्स में इस्तेमाल नहीं करते, उनके बारे में भी वो इन्फॉर्म कर रहे हैं, छाप रहे हैं अपनी पैकिंग के ऊपर। मतलब कहीं ना कहीं धीरे धीरे कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। तब हमारी गवर्नमेंट को नीड फील हुई कि कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए मार्केट में एक एक्ट होना चाहिए, कि कंज्यूमर मार्केट में पैसे भी पे कर रहा है गुड्स परचेज करने के लिए, सर्विस अवेल करने के लिए, और उसको अपने पैसे का हक भी नहीं मिल रहा। इसीलिए 1986 में एक्ट बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिस एक्ट को अब चेंज किया गया है, अमेंड किया गया है। तो हमको जो लेटेस्ट अमेंडेड एक्ट है वो पढ़ना है, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। चलिए जी, अब हम चलते हैं डेफिनेशन पोर्शन पे, कि इस एक्ट में हमें क्या कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है। काफी सारी डेफिनेशंस दे रखी हमको पढ़ने के लिए, और इसमें से काफी सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट भी है, पर हम सभी को पढ़ के चलेंगे बिल्कुल इजी वे में। चलिए जी, फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है एडवर्टीजमेंट। कि एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एडवर्टीजमेंट मीन्स एनी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन, एंडोर्समेंट और प्रोनाउंसमेंट मेड बाय मीन्स ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट और वेबसाइट, एंड इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, इनवॉइस और सच अदर डॉक्यूमेंट। ये कह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट का मतलब है कुछ भी पब्लिश करना, या पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करना, या पब्लिक को शो करना कोई भी इंफॉर्मेशन। चाहे आप शो करने के लिए जो मेथड है वो ऑडियो का इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर विजुअल का इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर ऑडियो प्लस विजुअल किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। जो इंफॉर्मेशन आप शो करना चाहते हो पब्लिक को, उसको शो करने के लिए जो मेथड है, या तो वो ऑडियो फॉर्म में है या वीडियो फॉर्म में है। और कह रहा है कि इसमें और क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? कोई नोटिस, कोई सर्कुलर, गुड्स को सेल करने का या सर्विसेज देने का जो इनवॉइस कटेगा सेलर के थ्रू, सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, उसको भी हम एडवर्टीजमेंट में कवर करेंगे। उसके अलावा रैपर, किसी भी चीज को पैक किया हुआ है गुड्स को। ठीक है। तो जो रैपर है वो भी हमारे लिए क्या है सर? एडवर्टीजमेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी। Appropriate laboratory means a laboratory or an organization recognized by central government, recognized by state government subject to such guidelines as may be issued by central government in this behalf, or established by or under any law for the time being in force, which is maintained, financed or aided by central government or a state government for carrying out analysis or test of any goods with a view to determining whether such goods suffer from any defect। देखिए, एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जान लो
कि जो एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी है वो ओनली एंड ओनली गुड्स के लिए बात करती है। कोई भी ऐसे गुड्स जो प्रोड्यूसर बेच रहा है, मैन्युफैक्चरर बना के बेच रहा है, या फिर सेलर बने बनाए गुड्स में डील कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, वो जो गुड्स हैं क्या उनमें कोई डिफेक्ट है या नहीं है, ये जानने के लिए उन गुड्स को एक लैब में सेंड किया जाएगा टेस्टिंग के लिए। तो जिस लैब में वो गुड्स जा रहे हैं, टू फाइंड आउट वेदर सच गुड्स आर डिफेक्टिव और नॉट, उस लैब को हम क्या बोल रहे हैं सर? एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी बोल रहे हैं। तो जो एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी है वो ओनली एंड ओनली गुड्स के केस में काम आएगी। ठीक है, तो गुड्स की टेस्टिंग जहां पे होती है, जिस लैब के अंदर गुड्स की टेस्टिंग हो रही है डिफेक्ट फाइंड करने के लिए, उस लैब को हम बोल रहे हैं एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी। अब कह रहे हैं कि जो एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है, या फिर किसी अदर लॉ में एस्टेब्लिश हो सकती है। किसी भी अदर लॉ के अंदर ये लेबोरेटरी एस्टेब्लिश हो सकती है। पर वो जो किसी अदर लॉ में चाहे किसी अदर लॉ में लैब को एस्टेब्लिश करो, पर उस लैब की फाइनेंसिंग या अदर हेल्प कौन कर रहा है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है या फिर स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो ये हमको एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी का मीनिंग दिया हुआ है। चलिए जी, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस मीन्स एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ वर्क डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रांच बाय द एस्टेब्लिशमेंट or any establishment carrying on either the same or substantially the same activity carried on by the head office of the establishment। अब कह रहे हैं कि ब्रांच ऑफिस क्या होगा? ब्रांच ऑफिस वो ऑफिस है, वो प्रीमाइसेस है या वो एस्टेब्लिशमेंट है जहां पे कोई ऑफिशियल वर्क किया जा रहा है। ठीक है, या फिर ब्रांच ऑफिस वो ऑफिस है, वो प्रीमाइसेस है जहां पे वही काम किया जा रहा है जो हेड ऑफिस में काम हो रहा है। मतलब जो काम, जो एक्टिविटी मेन ऑफिस में हेड ऑफिस के अंदर परफॉर्म की जा रही है, वैसे ही एक्टिविटी किसी अदर जगह परफॉर्म की जा रही है सेम ऑनर के अंडर, तो उसको हम ब्रांच ऑफिस बोल देंगे। ठीक है, या फिर बोल रहे हैं कि सब्सटेंशियली द सेम, दो बात कर रहा है, या तो बिल्कुल हूबहू बिल्कुल सेम एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है दूसरे ऑफिस में, किसके जैसे? जो हेड ऑफिस में परफॉर्म हो रही है, या फिर जो एक्टिविटी हेड ऑफिस के अंदर परफॉर्म की जा रही है उससे मिलती जुलती एक्टिविटी किसी दूसरे ऑफिस में परफॉर्म हो रही है अंडर द सेम एम्प्लॉयर, सेम ऑनर। तो जो दूसरा ऑफिस है उसे हम क्या बोलेंगे सर? उसको हम हेड ऑफिस, सॉरी, उसको हम ब्रांच ऑफिस बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म दे रखी है हमको, सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी मींस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 10। तो इस एक्ट में जहां पर भी सेंट्रल अथॉरिटी वर्ड लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसका मतलब CCPA, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात की जा रही है। नेक्स्ट आ जाओ, कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट को हिंदी में बोलते हैं शिकायतकर्ता, शिकायत करने वाला। कि शिकायत करने वाला कौन कौन हो सकता है? कंप्लेनेंट मीन्स अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर और कस्टमर, ये दो वर्ड हमारे पास रहते हैं। कस्टमर का मतलब वो पर्सन जो मार्केट से गुड्स परचेज कर रहे हैं किसी और के बिहाफ पे, मतलब अल्टीमेटली कंज्यूमर कोई और पर्सन कर रहा है। जैसे कि मानो एग्जांपल लें, एक ए नाम का पर्सन है, उसने मार्केट से एक मोबाइल फोन परचेज किया और बी ने ए को पैसे दिए थे मोबाइल परचेज करने के। मतलब अल्टीमेटली उस मोबाइल फोन को यूज कौन करने वाला है? बी। और जबकि परचेज किसने किया? ए ने। तो यहाँ पे ए बन गया कस्टमर और बी हमारा क्या बन जाएगा सर? कंज्यूमर बन जाएगा। सर क्या कंज्यूमर और कस्टमर दोनों एक ही पर्सन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सेकंड केस ले लो, बी के पास पैसे है, बी को नया मोबाइल परचेज करना है, बी खुद मार्केट गया, मोबाइल परचेज करके लेके आया और मोबाइल को यूज कर रहा है। तो यहाँ पे कस्टमर भी बी है और कंज्यूमर भी बी है। तो हमको यहाँ पे देखना है कंज्यूमर का मतलब। तो कह रहा है कंप्लेनेंट, शिकायत कौन कर सकता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन हुआ? जो अल्टीमेटली गुड्स को यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। या फिर बोल रहे हैं एनी वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। या फिर बोल रहे हैं कि जो कंप्लेनेंट है वो और कौन हो सकता है? कोई भी ऐसी कंज्यूमर एसोसिएशन जो वॉलेंट्री पर्पज से बनाई गई है, मतलब एक ऐसी एसोसिएशन, एक ऐसी एंटिटी जो कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए बनाई गई है, कंज्यूमर्स के बेनिफिट की बात करती है, कंज्यूमर्स के राइट्स के लिए लड़ती है।
उस एसोसिएशन को भी हम कंप्लेनेंट बोल सकते हैं। मतलब वो एसोसिएशन जो है वो किसी भी कंज्यूमर के बिहाफ पे केस फाइल कर सकती है, शिकायत कर सकती है, ये बोल रहे हैं। थर्ड दिया हुआ है कि कंज्यूम जो कंप्लेनेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। कोई सेंट्रल अथॉरिटी भी कंप्लेनेंट हो सकती है। सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। आगे लिखा हुआ है वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। अब कह रहा है कि अगर कुछ लोगों ने मिल करके एक गुड को परचेज किया, या फिर कुछ लोगों ने मिल करके सेम एक ही शॉप से एक जैसे गुड्स परचेज किए और उन सभी के गुड्स में डिफेक्ट निकल गया। मान लो कि 10 लोगों ने एक ही दुकान से सेम टू सेम एक जैसा एक एलईडी परचेज किया। 10 लोगों ने एक एक एलईडी परचेज की एक ही शॉप से, एक ही शोरूम से, सेम टू सेम एग्जैक्ट एलईडी परचेज की। ठीक है, तो उस केस में हुआ क्या, वो 10 के 10 एलईडी खराब निकल गई। तो कंप्लेनेंट कौन बनेगा, शिकायतकर्ता कौन बनेगा, वन और मोर कंज्यूमर्स। ठीक है, या तो एक या फिर उन 10 में से कुछ भी लोग, कितने भी लोग, 2 3 4 या 10 के 10 भी कंप्लेनेंट बन सकते हैं। आगे लिखा हुआ है इन केस ऑफ ए डेथ ऑफ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की डेथ हो गई है तो शिकायत कौन कर सकता है, लीगल हेयर या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव शिकायत कर सकता है। आगे लिखा हुआ है अगर कंज्यूमर माइनर होगा तो शिकायत कौन करेगा, उसके पेरेंट अगर है तो, अगर नहीं है तो लीगल गार्जियन शिकायत करता बन सकता है। ये हमको कंप्लेनेंट की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, और कंप्लेनेंट की डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब शिकायत। पहले हमने पढ़ा कंप्लेनेंट कि शिकायत कौन कौन कर सकता है, शिकायतकर्ता कौन होता है। अब हमको पढ़ना है कि शिकायत का मतलब क्या है। इस एक्ट के अंदर शिकायत किसको बोला जाएगा, कंप्लेंट किसको बोला जाएगा। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग। ये कह रहा है कि ऐसे आरोप जो लिखित में लगाए गए हैं, राइटिंग में कुछ आरोप लगाए गए हैं, मेड बाय कंप्लेनेंट। आरोप लगाए किसने हैं, शिकायत करने वाले ने आरोप लगाए हैं। फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। और आरोप क्यों लगाए हैं, क्योंकि जिसने शिकायत की है वो कुछ उपचार चाहता है, वो कुछ रिलीफ चाहता है, इसीलिए आरोप लगाए गए हैं। और ध्यान रहे जो आरोप लगेंगे वो राइटिंग में होने चाहिए। अब आरोप कौन कौन से हो सकते हैं, एलिगेशन कौन कौन सी हो सकती है वो पढ़नी है आपको। एनी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हैज बीन अडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। पहला आरोप लगाया जा रहा है कि किसी ट्रेडर ने, ट्रेडर का मतलब गुड्स में डील कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर का मतलब सर्विस में डील कर रहा है। तो कोई ऐसा पर्सन जिसने या तो गुड्स में डील किया किसी दूसरे पर्सन के साथ, या सर्विस में डील किया। मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर था, एक सर्विस रिसिपिएंट था, एक सेलर था गुड्स के केस में और दूसरा बायर था। ठीक है, तो आरोप क्या लगाए गए हैं कि ट्रेडर ने या फिर सर्विस प्रोवाइडर ने कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, किसके साथ, शिकायतकर्ता के साथ। या फिर ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो की, किसके साथ, कंप्लेनेंट के साथ। या फिर ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को फॉलो किया, किसके साथ, शिकायतकर्ता के साथ। तो फर्स्ट आरोप, फर्स्ट एलिगेशन हमारा ये है। अब यहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है, उनकी डेफिनेशन हमको आगे दे रखी है, वहां समझेंगे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मीनिंग क्या है और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का मीनिंग क्या है। अभी हमें इतना ही पता है कि किसी ट्रेडर पे या फिर सर्विस प्रोवाइडर पे आरोप लगाए गए हैं कि उस ट्रेडर ने या फिर सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया है सर, किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को फॉलो किया है या फिर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को फॉलो किया है, जो कि सही नहीं है। सेकंड आरोप क्या लग रहा है, सेकंड एलिगेशन दे रखी है, द गुड्स बॉट बाय हिम और एग्री टू बी बॉट बाय हिम सफर फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट्स। कंप्लेनेंट ने जो गुड्स परचेज किए, बॉट बाय हिम मतलब कंप्लेनेंट गुड्स परचेज कर चुका है, एग्री टू बी बॉट बाय हिम
गुड्स अभी सेल परचेज नहीं हुए पर उनको लेकर के एग्रीमेंट बन गया है, मतलब एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया है, पर गुड्स अभी डिलीवर नहीं हुए। ठीक है, और वो जो गुड्स हैं जिनके बीच में, जिनके लिए या तो ट्रांजैक्शन हो चुकी है या ट्रांजैक्शन होने वाली है, वो गुड्स क्या है, उन गुड्स के अंदर या तो एक या फिर एक से ज्यादा क्या है सर, डिफेक्ट है। ये भी आरोप बन सकता है। तीसरा दिया हुआ है, द सर्विसेज हायर्ड और अवेल्ड और एग्रीड टू बी हायर्ड और अवेल्ड बाय हिम सफर फ्रॉम एनी डेफिशिएंसी। कंप्लेनेंट जो सर्विस ले चुका है या लेने वाला है, उन सर्विसेज के अंदर कोई ना कोई कमी है, डेफिशिएंसी है। अब देखो यहाँ पे दो चीज देखने वाली है कि गुड्स के लिए जो है वो डिफेक्ट वर्ड यूज किया गया और सर्विसेज के लिए डेफिशिएंसी वर्ड यूज किया गया। इसको आपको ध्यान रखना है कि गुड्स के लिए हम डिफेक्ट वर्ड का यूज करेंगे और सर्विसेज के लिए हम डेफिशिएंसी वर्ड को यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट आओ, फोर्थ एलिगेशन क्या है, अ ट्रेडर और अ सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में बी हैज चार्ज्ड फॉर द गुड्स और द सर्विसेज mentioned in the complaint a price in excess of the price। अब यहां पे आरोप क्या लग रहा है कि ट्रेडर ने या फिर अगर सर्विस अवेल की थी तो सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया, ज्यादा प्राइस चार्ज कर लिया। किससे, ए बी सी डी, यहाँ पे आपको चार तरह के प्राइस दे रखे हैं, इनसे हायर प्राइस चार्ज किया गया, तो वो भी गलत ही है, तो वो भी हमारा आरोप बन सकता है। अब ज्यादा प्राइस किससे चार्ज किया, फिक्स्ड बाय और अंडर एनी लॉ, किसी लॉ के अंडर किसी भी गुड्स का या सर्विस का प्राइस फिक्स हो रखा है, उससे ज्यादा प्राइस चार्ज किया गया। किसके थ्रू, गुड्स का मामला है तो ट्रेडर के थ्रू, सर्विस का मामला है तो सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। सेकंड दिया हुआ है, डिस्प्लेड ऑन द गुड्स और एनी पैकेज कंटेनिंग सच गुड्स। अब यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स जो है वो टेंजेबल होते हैं, सर्विसेज इनटेंजेबल रहती है। गुड्स को हम पैक कर सकते हैं, सर्विसेज को पैक नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि अगर गुड्स के अंदर हम बात करें तो गुड्स की पैकिंग पे जो प्राइस लिखा हुआ था उससे भी ज्यादा प्राइस चार्ज किया, किसने, ट्रेडर ने। यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है तो ओनली ट्रेडर की बात करेंगे। थर्ड दिया हुआ है, डिस्प्लेस्ड ऑन द प्राइस लिस्ट एग्जिबिटेड बाय हिम। जो ट्रेडर है, अब जैसे मान लो कि हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, विशाल मेगा मार्ट में चले गए मान लो, या फिर मान लो रिलायंस फ्रेश में चले गए, इजी डे में चले गए, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे गुड्स डिस्प्ले में लगे लगे होते हैं और डिस्प्ले के बाहर उनका प्राइस वगैरह लिखा होता है। या आप किसी ब्रांडेड शोरूम में जाओ, वहां पर भी ऐसा ही रहता है। आप चाहे किसी वॉच के शोरूम में चले जाओ, शूज के शोरूम में चले जाओ, वहां पर भी ऐसा ही रहता है, डिस्प्ले में गुड्स लगे होंगे और बाहर उनकी प्राइस टैग लगी रहती है। तो कह रहे हैं कि जो प्राइस लिस्ट लिखी हुई थी, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट की बात भी कर सकते हो, पर रेस्टोरेंट में जो मेन्यू कार्ड रहता है उसमें जो उनका प्राइस लिखा हुआ है, तो कह रहे हैं प्राइस लिस्ट में जो प्राइस है उससे भी ज्यादा प्राइस चार्ज किया गया, तो वो भी एक आरोप का काम कर सकता है, एलिगेशन का काम कर सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ पॉइंट नंबर डी में, एग्रीड बिटवीन द पार्टीज। अगर गुड्स की बात करें तो सेलर और बायर के बीच में जो प्राइस एग्री हुआ था, सेलर ने उसे ज्यादा प्राइस चार्ज कर लिया। अगर सर्विस की बात करें तो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसिपिएंट के बीच में जो फी या जो चार्ज डिसाइड हुए थे उससे ज्यादा प्राइस चार्ज कर लिए गए। तो ये भी हमारा पॉइंट नंबर 4 के अंदर एक एलिगेशन बन रहा है, किनके ऊपर, गुड्स के मामले में ट्रेडर के ऊपर और सर्विस के मामले में सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर 5 पे कि और हम कौन से आरोप लगा रहे हैं। द गुड्स विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी when used are being offered for sale to public। ये कह रहे हैं कि ऐसे गुड्स जिनको इस्तेमाल करना हमारे लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है, ऐसे गुड्स जिनसे हमारी लाइफ को सेफ्टी का खतरा है, मतलब हमारी लाइफ को डर है कि हमें कोई डैमेज हो सकता है या हमारी जान भी जा सकती है उन गुड्स को यूज करने से या कंज्यूम करने से। तो ऐसे गुड्स क्या किए गए हैं, पब्लिक को ऑफर किए गए हैं सेल करने के लिए, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ सच गुड्स एज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जो गुड्स हजार्डस फॉर लाइफ है, उन गुड्स को पब्लिक में ऑफर किया गया सेल करने के लिए, किनको वायलेट करके, ऐसे सेफ्टी स्टैंडर्ड जो उन गुड्स के लिए, उन हजार्डस गुड्स के लिए फॉलो करने जरूरी थे,
उन स्टैंडर्ड्स को वॉयलेट करके आपने पब्लिक को गुड्स ऑफर किए सेल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, जिसमें आप तो पैसा कमाना चाह रहे हो पर नुकसान किसका होने वाला है? पब्लिक का नुकसान हो सकता है और जान भी जा सकती है। तो आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए थे वो गुड्स ऑफर करने से पहले, पर आपने ऐसा नहीं किया। या फिर बी में लिखा हुआ है वेयर द ट्रेडर नोज दैट द गुड्स सो ऑफर्ड आर अनसेफ टू पब्लिक, या फिर ट्रेडर जानबूझ के, मतलब पता होते हुए भी, वेयर द ट्रेडर नोज, ट्रेडर को अच्छा भला पता है कि जो गुड्स मैं पब्लिक को ऑफर कर रहा हूं वो उनकी लाइफ के लिए सही नहीं है, डेंजरस गुड्स हैं, और फिर भी वो ऑफर किए जा रहे हैं पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे आरोप भी हमारे कंप्लेंट के अंदर काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर 6 पे, द सर्विसेज विच आर हजार्डस और लाइकली टू बी हजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी of the public when used are being offered by a person who provides any service and who knows it is to be injurious to life and safety। अब देखो, जो पॉइंट नंबर 5 है वहां पे हजार्डस गुड्स की बात हो रही थी, पॉइंट नंबर 6 में हजार्डस सर्विसेज की बात कर रहे हैं। ऐसी सर्विस प्रोवाइडर ऑफर कर रहे हैं किनको? पब्लिक को, और वो सर्विस क्या है? वो खतरा है, उनसे पब्लिक की लाइफ को क्या है? खतरा है, और फिर भी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो जानबूझ के ऐसी सर्विसेज ऑफर किए जा रहे हैं, जानते हुए भी कि ये सर्विसेज लेने से पब्लिक की, ये सर्विस रिसिपिएंट की लाइफ जा सकती है, या फिर कोई उसको डेफिशिएंसी हो सकती है, कोई ना कोई इंजरी हो सकती है सर्विस रिसिपिएंट को, और फिर भी ऐसी सर्विसेज ऑफर किए जा रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर, तो इसको भी हम आरोप मान सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ पॉइंट नंबर 7 में, अ क्लेम फॉर प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन लाइज अगेंस्ट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सेलर और प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में भी। या फिर बोल रहा है कोई भी ऐसा क्लेम जो मांगा गया है किससे? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से, प्रोडक्ट सेलर से, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर से, इनसे कोई क्लेम मांगा गया है, ठीक है, कंप्लेंट के अंदर, शिकायत के अंदर, तो वो भी एक आरोप का काम करेगा। तो कंप्लेंट के अंदर आपको 7 तरह के आरोप दे रखे हैं जो इस एक्ट में कवर होते हैं, पर ध्यान रहे इनमें से जो भी आरोप आपको लगाने हैं वो राइटिंग में होने चाहिए, आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए और राइटिंग में होना चाहिए, तभी वो कंप्लेंट माने जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज कंज्यूमर कौन है। हमारे एक्ट का नेम ही दे रखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो वहां पे कंज्यूमर वर्ड हमारे पास आ रहा है। अब हम समझते हैं कंज्यूमर का मीनिंग क्या होगा। कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर द कंसिडरेशन, यहां पे गुड्स की बात हो रही है, विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस्ड। मतलब ये बोल रहे हैं कंज्यूमर कौन होगा? ऐसा वो पर्सन जिसने मार्केट से गुड्स परचेज किए और जिसके लिए कंसिडरेशन पे कर चुका है। हैज बीन पेड मतलब कंज्यूमर ने कंसिडरेशन पे कर दिया है। प्रॉमिस किया है कि पे कर दूंगा, मतलब उधार में गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे। पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस, कुछ कंसिडरेशन पे हो चुका है, कुछ पेंडिंग है, उसके लिए प्रॉमिस कर दिया कि 10 दिन के बाद दे दूंगा, 5 दिन के बाद दे दूंगा, एज द केस में भी। और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, या फिर कंज्यूमर ने गुड्स परचेज किए हैं पर वो कंसिडरेशन जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे करेगा, जैसे हम ईएमआई पे गुड्स परचेज करते हैं उसकी बात कर रहा है। तो ये तो हुआ मीनिंग। अब कह रहा है कि कंज्यूमर के अंदर और कौन कौन इंक्लूड किया जाएगा। इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ द गुड्स अदर देन द पर्सन हु बाइज द गुड्स। ये कह रहा है कि कंज्यूमर के अंदर वो पर्सन भी काउंट किया जाएगा जिसने गुड्स को यूज किया, और जबकि परचेज किसी और ने किया, अदर देन द पर्सन हु बाइज द गुड्स, मतलब परचेज करने वाला कोई और है और यूज करने वाला कोई और है, और जिसने परचेज किया उसने कंसिडरेशन या तो पे कर दिया या प्रॉमिस किया है बाद में पे करेगा, कुछ पे कर दिया, कुछ प्रॉमिस किया है, या फिर इंस्टॉलमेंट्स पे ईएमआई पे गुड्स परचेज किए। When such use is made with the approval of such person but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose। अब देखो यहां पे बोल रहा है कि जिस पर्सन ने गुड्स यूज किए और परचेज किए वो दोनों अलग अलग थे। इंक्लूड्स के अंदर क्या बोल रहा है? परचेज करने वाला कोई और है, यूज करने वाला कोई और है, पर जो पर्सन यूज करने वाला है
उसने परचेज करने वाले से परमिशन ली है यूज करने के लिए। when such use is made with the approval of such person, मतलब जो यूजर है उसने परचेजर से पूछ के गुड्स यूज किए हैं, ठीक है, तो यूजर भी क्या बन जाएगा हमारे लिए, कंज्यूमर बन जाएगा। पर कह रहे हैं कि कंज्यूमर के अंदर कौन नहीं आएगा, डज नॉट इंक्लूड ऐसा पर्सन जिसने गुड्स परचेज किए, किसके लिए, रीसेल करने के लिए या फिर किसी कमर्शियल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, उस केस में फिर वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। अब इसको हम लिख के समझते हैं डायग्राम के थ्रू कि कंज्यूमर का मीनिंग क्या होगा। देखिए, कंज्यूमर कौन है उसके लिए आपको इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो आपको इसका मीनिंग दिया हुआ है कि कंज्यूमर का मीनिंग क्या होगा, दूसरा इंक्लूड्स कि कंज्यूमर में कौन कौन आएगा, तीसरा डज नॉट इंक्लूड्स कि कंज्यूमर में कौन नहीं आएगा। मीनिंग में क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन हु परचेज्ड द गुड्स फॉर कंसिडरेशन। एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड, ठीक है, ये हमने लिखा कि कोई भी वो पर्सन जिसने गुड्स परचेज किए कंसिडरेशन पे। कंसिडरेशन कैसा है, पेड, प्रॉमिस्ड, पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड, या फिर सर डेफर्ड पेमेंट है। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या बनेगा, जो गुड्स परचेज किए हैं वो ईएमआई पे परचेज किए हैं। तो ये तो इसका मीनिंग बन गया। इंक्लूड्स, इंक्लूड में कौन आएगा, एनी पर्सन हु यूजेस द गुड्स with the permission of other person who purchased such गुड्स। तो कह रहा है वो पर्सन कंज्यूमर में माना काउंट किया जाएगा जिसने गुड्स को यूज किया, किससे पूछ के, उससे पूछ के जिसने परचेज किया, और जिसने परचेज किया उसने कंसीडरेशन का क्या सीन है, एंड द कंसीडरेशन यहां पर भी 4 केस बनेंगे, पेड और प्रॉमिस्ड, थर्ड आएगा हमारा पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड, और फोर्थ आएगा हमारा डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, इसको भी हम कंज्यूमर के अंदर काउंट करेंगे, इंक्लूड करेंगे। डज नॉट इंक्लूड में कौन आएगा, एनी पर्सन हु बाइज और परचेज्ड गुड्स फॉर रीसेल और कमर्शियल एक्टिविटी, या फिर आप इसको कमर्शियल पर्पस भी बोल सकते हो। तो इसको हम कंज्यूमर में काउंट नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड पैरा में क्या लिखा हुआ है। तो ये तो हमारी बात हो गई कंज्यूमर को लेकर गुड्स के लिए। अब हम बात करते हैं सर्विसेज के लिए। सर्विस के लिए भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है। देखिए, फर्स्ट पैरा में कंज्यूमर डिफाइन किया गुड्स के लिए कि गुड्स के रेफर में कंज्यूमर कौन होगा। सेकंड पॉइंट में भी कंज्यूमर डिफाइन किया हुआ है, पर किसके रेफर में, सर्विस के रेफर में, और एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है। देखिए,
कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन which has been paid, promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment. तो कह रहे हैं कंज्यूमर कौन है? वो पर्सन जिसने सर्विसेज अवेल की है और कंसिडरेशन या तो पे कर दिया या प्रॉमिस किया है, पार्टली पे किया है, पार्टली प्रॉमिस किया है या फिर ईएमआईज पे सर्विसेज अवेल की है. एंड इंक्लूड्स, अब कह रहे हैं कि कंज्यूमर के अंदर सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन शामिल किया जाएगा? हर वो बेनिफिशियरी जिसने सर्विसेज अवेल की है पर सर्विसेज के लिए कंसीडरेशन किसी और पर्सन ने पे किया है, या तो पे कर चुका है अदर पर्सन कंसीडरेशन, या प्रॉमिस किया हुआ है पे करने के लिए, या पार्टली पे किया है, पार्टली प्रॉमिस किया है, या फिर ईएमआईज पे अदर पर्सन कंसीडरेशन पे करेगा. और जो सर्विसेज हैं उनको अवेल कौन कर रहा है? दूसरा बंदा, दूसरा पर्सन. और जो पर्सन सर्विस अवेल कर रहा है वो पर्सन उससे परमिशन लेके सर्विस अवेल कर रहा है जिसने कंसीडरेशन पे किया है या करने वाला है. और कह रहा है कि साथ में सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर में कौन नहीं आएगा? ऐसी कोई सर्विस जो आपने कमर्शियल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज की है या अवेल की है, ऐसी कोई सर्विस जो कमर्शियल पर्पस के लिए आपने अवेल की है, उस सर्विस को अवेल करने वाला जो पर्सन है उसे हम कंज्यूमर में काउंट नहीं करेंगे. ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन बनती है कंज्यूमर की. अब कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो भी देख लेते हैं. फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज द एक्सप्रेशन कमर्शियल पर्पस does not include use by a person of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self employment. ये कह रहा है कि कमर्शियल पर्पस में क्या नहीं आएगा? अगर किसी पर्सन ने अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने आप को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कोई गुड्स परचेज किए हैं या सर्विस अवेल की है जिससे वो इतना ही पैसा कमाने वाला है जिससे उसकी लाइफ की या फैमिली की बेसिक पर्पस जो है, दैट इज फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ, ये बेसिक जो पर्पस होते हैं हमारी लाइफ के, ये पूरे हो रहे हैं. कोई ऐसा पर्सन जिसने गुड्स परचेज किए या सर्विसेज अवेल की है, वो भी किस इंटेंशन से? कमर्शियल पर्पस से. पर वो जो कमर्शियल पर्पस है उसका वो ओनली लाइवलीहुड अर्न करना है. ठीक है, अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना है, मतलब सिर्फ सफिशिएंट अर्निंग करने के लिए आपने वो गुड्स परचेज किए या फिर सर्विसेज अवेल की है, तो उस एक्टिविटी को हम कमर्शियल पर्पस में काउंट नहीं करेंगे. अभी इसके ऊपर हम कुछ केस लो पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कमर्शियल पर्पस में क्या आता है और क्या नहीं आता. फिर सेकंड एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि गुड्स परचेज करना या सर्विसेज अवेल करना, इसमें आप चाहे ऑफलाइन मोड में गुड्स परचेज करो या सर्विस अवेल करो, या फिर ऑनलाइन मोड में सर्विस अवेल करो, गुड्स परचेज करो, दोनों काउंट की जाएगी. मान लो कि मैंने मार्केट से किसी शोरूम से शूज परचेज किए या मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से शूज परचेज किए, दोनों ही गुड्स में कवर होंगे और मैं कंज्यूमर हूं. ठीक है. या फिर कोई सर्विसेज है, मान लो कि मैंने किसी एजेंट के थ्रू लाइफ इंश्योरेंस करवाया, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया अपनी लाइफ का, या फिर मैंने पॉलिसी बाजार से ऑनलाइन इंश्योरेंस करवाया, तो वो भी सर्विस में काउंट की जाएगी. तो गुड्स और सर्विस चाहे आपने ऑफलाइन मोड में अवेल किए, परचेज किए, या फिर आपने ऑनलाइन मोड में किए, उससे फर्क नहीं पड़ता. आगे लिखा हुआ है अ परचेज ऑफ गुड्स कैन बी सेड टू बी कमर्शियल पर्पस ओनली if the goods have been purchased for being used in some profit making activity on a large scale and there is close and direct nexus मतलब relation between purchase of goods and the profit making activity. ये कह रहे हैं कि कोई भी गुड्स कमर्शियल पर्पस के लिए परचेज किए गए हैं, ऐसा कब माना जाएगा? ये कह रहे हैं कि अगर आपने लार्ज स्केल पे, यहाँ पे जो लार्ज स्केल वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखेंगे. कुछ केस लॉस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसमें आपको काम आने वाली है लार्ज स्केल का जो वर्ड है, लार्ज स्केल, वो काम आने वाला है. अब ये कह रहा है कि अगर आपने कोई भी गुड्स परचेज किए या सर्विस अवेल की जिससे आप लार्ज स्केल पे प्रॉफिट कमाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हो, तो उस गुड्स को जो आपने परचेज किया या फिर उस सर्विस को जो आपने अवेल की है उसको कमर्शियल पर्पस के लिए लिया गया है ऐसा माना जाएगा, और फिर आप कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करोगे.
कंज्यूमर की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहे, मतलब इस एक्ट में फॉल नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये आपको कंज्यूमर में डिफाइन किया हुआ है। चलिए, आई होप कि सबको समझ आया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। कंज्यूमर की डेफिनेशन कंटिन्यू करेंगे विद केस लॉस नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, और नेक्स्ट क्लास जब भी आप लगाएं तो एटलीस्ट कंज्यूमर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप केस लॉस पढ़ पाओगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं वे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।